स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ GDCE का पूरा डिटेल एनालिसिस। GDCE का पूरा मतलब आज आप समझ जाएंगे। आज के बाद आपको कभी भी GDCE के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। GDCE ये एक प्रमोशनल एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही एक होता है आपका LDCE। तो दो तरीके हो जाते हैं प्रमोशन के, GDCE, LDCE। और एक तीसरा तरीका आपका होता है नेचुरल प्रोसेस, जिसका कि एक फ़िक्स टाइम होता है। उस टाइमिंग के बाद ड्यूटी आपकी, मान लो ड्यूटी करते हुए आपको या जॉब करते हुए आपको 3 साल हो गए, तो एक टाइम पीरियड रहता है फिक्स, उसके बाद आपको नेचुरल तरीके से प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन उस नेचुरल तरीके का इंतज़ार ना करते हुए आप लोग GDCE और LDCE के थ्रू प्रमोशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज का ये वीडियो GDCE पर पूरा फोकस्ड होने वाला है। आइए अब हम समझते हैं GDCE का पूरा मतलब। तो GDCE का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमेशा की तरह ही मैंने एक नोटबुक पर नोट कर लिया है। जितना भी इम्पोर्टेंट बातें हैं सारी मैं आज आपको इस नोट्स के थ्रू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेलवे में प्रमोशन के कितने तरीके होते हैं। एक होता है नेचुरल प्रोसेस, एक होता है GDCE, एक होता है आपका LDCE। तो हम बात कर रहे हैं GDCE की। तो GDCE का मतलब मैंने आपको बता दिया है। पहला पॉइंट, सबसे ज़रूरी सूचना, GDCE को सब दे सकते हैं, यानी कि जो भी रेलवे में जॉब कर रहा है उसमें हर कोई व्यक्ति GDCE एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या निकल कर आती है कि GDCE के थ्रू ही रेलवे मिनिमम 25% वैकेंसी फिल कर देता है और मैक्सिमम 50% वैकेंसी फिल कर देता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी आपका NTPC एग्ज़ाम चल रहा है CBT 2, तो 35,000 प्लस पोस्ट निकाली गई थी। कितनी? 35,000 प्लस पोस्ट निकाली गई थी। ये ओपन कंपटीशन हो गया क्योंकि उसमें सब बैठ सकते हैं। ठीक है ना, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम केवल कौन देगा? जो केवल और केवल जॉब कर रहा है। तो GDCE के थ्रू 50% भर्ती भर दी जाएगी, मैक्सिमम, मिनिमम 25% भर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी निकली हैं, तो 1000 में से 500 वैकेंसी तो GDCE के थ्रू ही भर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम 25% और मैक्सिमम 50% वैकेंसी रेलवे खुद भर देता है वाया GDCE। ठीक है, अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं इसमें, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो निकल कर आता है कि ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज़, जितने भी सभी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे में कार्यरत, वो भर सकते हैं इसको। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है? मतलब आपकी ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पूरी हो गई हो। ज्वाइनिंग के बाद आपकी क्या ट्रेनिंग पूरी हो चुकी हो। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप GDCE एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका इसमें क्या निकल कर आता है कि जो आपका ग्रेड पे है, जो आपका ग्रेड पे है उससे ज़्यादा ग्रेड पे वाली ही आप GDCE के थ्रू पोस्ट भर सकते हो। देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं और आपका ग्रेड पे ग्रुप डी का कितना होता है 1800, और आपको GDCE के थ्रू कोई एग्ज़ाम देना है तो उसका ग्रेड पे आपके 1800 ग्रेड पे से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 2800 ग्रेड पे की निकली कोई, तो आप उसको आराम से भर सकते हैं। ठीक है, 1900 ग्रेड पे की निकली कोई, उसे आप भर सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि आपके 1800 से ज़्यादा ग्रेड पे होना चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए अब आती है बात क्वालिफिकेशन की। जो पोस्ट निकली है GDCE के थ्रू, तो उसमें केवल और केवल कब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसका? भाई आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे करके हम चुन के आते हैं रेलवे में सभी, तो ग्रुप डी में हमारे पास मिनिमम 10th की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास 10th ही नहीं है तो हम कैसे पेपर दे पाएंगे? नहीं ना। तो सेम GDCE वाली बात है, अगर आपके पास GDCE एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो एग्ज़ाम आप देंगे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप GDCE नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, RPF वाले और RPSF वाले GDCE एग्ज़ाम में शामिल नहीं किए गए हैं। जो मेरे साथ कुछ RPF वाले दोस्त मेरे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप GDCE एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, तो कहा भाई नहीं, हम GDCE एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो मुझे बड़ा झटका लगा सुन करके कि चलो यार, इनसे तो अच्छे हम ही लोग हैं दूसरे जो दे सकते हैं। ठीक है, तो RPF वाले और RPSF वाले GDCE एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, नहीं दे सकते। अगला है पॉइंट, सेम ग्रेड पे वाले। देखिए इस बात को समझना होगा आपको। आप मान लीजिए एक
पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना चाहते हैं और दोनों का ग्रेड पे क्या है, सेम है। आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना चाहते हैं और दोनों का ग्रेड पे क्या है, सेम है। अब पहली पोस्ट से दूसरी पोस्ट जिस पे आपको जाना है, तो ध्यान दीजिए, तो जो पहली पोस्ट है वो आपकी नॉन सेफ्टी पोस्ट होनी चाहिए और जिस पोस्ट पर आपको बदल के जाना है वो सेफ्टी पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है कि सेम पोस्ट वाला अप्लाई नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आप भाई ग्रुप सी में हैं और ग्रुप सी में आप टीटी हैं या टीसी हैं, तो टीसी से टीसी, मान लो टीसी वाला ही कोई फिर से जीडीसी निकल गया, तो आप नहीं दे सकते ना उसको। फ़ायदा भी क्या है देने का भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप ग्रुप डी में हैं और पर हालांकि ग्रुप डी का तो जीडीसी होता ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी तो ओपन कंपटीशन से भरा जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला इसमें हम चलते हैं आगे कि कौन कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकते, कौन कौन नहीं भर सकते। सबसे पहला सीधा सवाल है कि जीडीसी दे रहे हैं आप, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो डिपार्टमेंट वाले ही देंगे, बाहर का तो कोई दे ही नहीं सकता। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं केवल और केवल वही दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अदर जोन वाले एम्प्लॉय नहीं भर सकते। अदर जोन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि बेंगलोर जोन है आपका, तो बेंगलोर जोन में एक तो बेंगलोर हो गया, मैसूरू हो गया और आपका हुबली हो गया, तो ये तीनों एक ही उसमें लगेंगे, तो यहाँ पर दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बेंगलोर जोन में हैं और उधर कहीं पटना बिहार में है, वहाँ से कोई जीडीसी यहाँ देना चाहे तो भाई नहीं दे सकता, भले ही वो भी रेलवे एम्प्लॉय हो और आप भी रेलवे एम्प्लॉय हो, तो ऐसे नहीं दे सकते। तो सेम जोन वाला ही दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल सेम जोन वाला ही दे सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपके। और अगला जो पॉइंट है इसमें आपका, जो देखिए जैसे मान लीजिए जीडीसी निकला है और आपका रिज़ल्ट भी अभी बाकी है। कैसे, जैसे मान लो स्टेशन मास्टर की पोस्ट आप जाना चाहते हैं और जीडीसी के थ्रू आप जाना चाहते हैं, तो स्टेशन मास्टर जो है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है और आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन आप थर्ड ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, तो थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आना बाकी है आपका, या आप फिर थर्ड ईयर कर ही रहे हैं, तो अपीयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते। आपके पास फाइनली अपना पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ और निकल के आती है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मेडिकल B2 है, सपोज B2 है, और सामने जो पोस्ट निकली वो निकली है गुड्स गार्ड की। गुड्स गार्ड में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगते हैं, A1, तो B2 तो A1 से नीचे का मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, तो B2 वाला उस गुड्स गार्ड के फॉर्म को नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो वहाँ पे मांगा गया है उस मेडिकल स्टैंडर्ड से डाउन है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, उल्टा सोचे, अगर मान लीजिए आपका B2 है और उधर जो वैकेंसी निकली है जीडीसी में वो निकली है C1 वाली, तो अगर आपसे नीचे वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आप भर सकते हो आराम से, ऊपर वाले में आप नहीं भर सकते और कोई फ्रॉडबाजी के चांस भी नहीं है, क्योंकि रेलवे के पास आपका पहला ही रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, अगर आपका B2 है तो B2 रिकॉर्ड आपका वहाँ पे जरूर होगा। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, ये तो आप समझ गए कि नॉट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं भर सकते। एज लिमिट, बात आती है एज लिमिट की, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 42 साल तक वो जीडीसी एग्ज़ाम भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट जो हैं 45 साल तक भर सकते हैं। 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को, SC ST को 5 साल का मिलता है, तो 47 साल तक SC ST वाले कैंडिडेट जीडीसी भर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें EWS वाले कैंडिडेट, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जीडीसी में EWS का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता, तो EWS आपका इसमें बाहर किया गया है। EWS वाले ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, सीधी सीधी बात है कि नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, वो जीडीसी एग्ज़ाम नहीं भर सकते। ठीक है, नो रिजर्वेशन फॉर EWS कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट को कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर ध्यान देना आपको, सेम वैसा ही आता है जैसे आप ओपन एग्ज़ाम में बैठते हैं। ओपन एग्ज़ाम मतलब जैसे आपका NTPC का जो अब खुला मंच पे एग्ज़ाम हो रहा है उसमें सेम लेवल आएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है, जैसे GDC में आप बैठना चाहते हैं
और आप किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं तो उस पोस्ट से जुड़े हुए जो टेक्निकल सवाल हैं वो आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं उस पोस्ट में आपने क्या सीखा, तो कुछ वहाँ से जनरल नॉलेज के कुछ टेक्निकल सवाल आपसे जीडीसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। कितने टाइम बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो आप कभी भी दे सकते हैं, बस आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई हो। ट्रेनिंग पूरी हो गई हो आपकी, कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ट्रेनिंग का जो टाइम है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, कहीं पे 28 दिन है, कहीं पे 21 दिन है, कहीं पे 35 दिन है, कहीं पे 38 दिन है। तो ये ट्रेनिंग का टाइमिंग अलग अलग होती है। हाँ, फॉर्म भरते समय आपसे 2 चीज़ें मांगी जाती हैं, एक तो आपका PF नंबर और एक आपकी सैलरी स्लिप। ठीक है, PF नंबर होता है एक PF नंबर, वो आप अपने ही जिस जोन में आप हैं वहाँ से, जो स्टेशन आपको अलॉट किया गया है वहाँ से आप अपना PF नंबर ले सकते हैं, P-वे ऑफिस से। ठीक है, और सैलरी स्लिप भी आपकी उसमें फॉर्म भरते टाइम वहाँ पे डिमांड की जाती है। ठीक है, और भरना कहाँ होता है, ये किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर आप भरवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी भर सकते हैं। RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज आई होप कि आपको GDC के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिल गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि बहुत तेज़ी से मैं आपको बता सकूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। LDC पर भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। LDC का पूरा ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा और कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में आप कुछ भी अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।